नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे बजरंग दल की सियासत पर। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बहस छिड़ी हुई है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदू संगठनों के पीछे पड़ी रहती है। भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रतिबंध लगाने की बात बजरंग दल के संदर्भ में है, न कि बजरंग बली के संदर्भ में। बघेल ने बजरंग दल पर गुंडागिर्दी करने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। बघेल आरोपी भले ही लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में अभी तक बजरंग दल को बैन नहीं कर पाया है। तो क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात केवल राजनीति करने के लिए की जा रही है, या फिर कांग्रेस शासित सभी राज्यों में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगने वाला है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा महामंत्री विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है। अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। कर्नाटक के चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फिर से ये कहा है कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन करेंगे। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 5 वर्षों के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बैन किया हुआ है। जो संस्था बैन है उस पर बैन करने की बात कह रहे हैं, मतलब परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि जब कोई कहेगा कि बजरंग दल पर बैन नहीं करिए तो ये कहा जाएगा कि फिर हम पीएफआई पर भी बैन हटाएंगे। दोनों बात एक है। भैया, बजरंग दल और पीएफआई का अंतर इनको समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि ये फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति का अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर भारत में और विभिन्न स्थानों पर जब ये आते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ आता है, लेकिन जब भी वोट की बात आती है तो ये जनेऊ उतार कर अलग रख देते हैं और उनका असली चेहरा फिर से सामने आ जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विभिन्न तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल की सरकार राम भक्त होने का। अगर आप भूपेश बघेल जी राम भक्त है ना, तो जो बजरंग दल के लिए कहा गया है उसके लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आलोचना उनकी करनी चाहिए भाई, अगर आप सच में ये कहना चाहते हैं। और अन्यथा यह बात सबके बीच स्पष्ट है कि किस तरीके से कांग्रेस और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की यह बात, ये सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। इस बात को जनता समझती है। चलिए, तो इसी के साथ इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस से जावेद खान जी, बीजेपी से हमारे साथ शशांक शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नाडी टीवी पर। सबसे पहला सवाल मैं जावेद जी आपसे करना चाहूंगी। लगातार देखा जा रहा है कर्नाटक में जो मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद पूरे देश की राजनीति जो है चरमरा गई है। बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है तुष्टीकरण का। कहा जा रहा है कि अगर बजरंग दल पर बैन लगाना है तो कर्नाटक में ही क्यों, बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां का क्या? नमस्कार अस्मिता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है ये तो सबको पता है। कर्नाटक की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अगर कर्नाटक में पीएफआई ने गलत कार्य किए थे तो बजरंग दल भी वहां पर कहीं भी पीछे नहीं रहा था। आज प्रदेश का मैनिफेस्टो अगर जो तैयार होता है तो प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ करके तैयार किया जाता है जी। और प्रदेश के नेताओं ने इस चीज को रखा है कि पीएफआई जिस तरह के कार्य करती आई है कर्नाटक में, उस तरह का कार्य बजरंग दल के द्वारा भी लगातार होता रहा है। जावेद जी, किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं पीएफआई और बजरंग दल को? आप सबसे पहले ये बताइए, पीएफआई आतंकवादी संगठन है और उससे आप कंपेयर कर रहे हैं बजरंग दल को। क्या बजरंग दल के किसी व्यक्ति ने किसी इंसान को मारा है जाके, ऐसी कुछ बातें ऐसी सामने निकल कर आई है? कंपेरिजन कहाँ है यहाँ पर? मध्य प्रदेश का एक बलराम सिंह आपको याद होंगे जी, जिनका कनेक्शन आईएसआई से जुड़ता हुआ मिला था। आज वो पुलिस हिरासत में है। किस तरह से वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खाते खुलवा करके, किस तरह से गैर कानूनी पैसे लेकर के जो हमारी देश की सेना है उन सेना के
गुप्तचर बन करके उनके सेना के सारी चीजों को निकालने का कार्य वो करते थे, यह किसी से छुपा नहीं। दूसरी बात, इनके भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है स्वामी नित्यानंद, किस तरह से नित्यानंद की हत्या करने की साजिश में भी बजरंग दल का हाथ रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं। तो बजरंग दल और पीएफआई का आपस में कंपेयर करना, यह कहना मेरे को नहीं लगता कि यह कहीं से उचित होगा। पीएफआई अगर गलत है तो बजरंग दल भी उसी तरह का कार्य करते आई है। और दूसरी बात, अगर आप यह कहें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में क्यों बैन नहीं किया जा रहा है इसे जी। तो देखिए, आज वहां के परिप्रेक्ष्य में जो चीज सामने निकल के आ रही है उस हिसाब से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया है। छत्तीसगढ़ में जिस दिन ऐसा महसूस करेगी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल महसूस करने देने की नौबत ही क्यों आने देनी। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि इतना समय हो गया और अब क्योंकि जब चुनाव है तो आपको इन सब चीजों की याद आती है। पहले तो भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लेकर आते हैं, अब भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे एक साइड हो गए और बजरंग दल का ये जो मुद्दा यहाँ पर लेकर आए हैं आप, तो कितना ज्यादा कारगर जनता के लिए साबित हो सकता है? मुद्दा कौन लेकर के आया है? मैनिफेस्टो में और भी सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास में कर्नाटक में कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब उस मैनिफेस्टो को, उस पॉइंट को वो मुद्दा बना रहे हैं। मैनिफेस्टो में और भी सारी चीजें हैं, उस पे बात हो, उस पे चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? आप यह बताइए, बजरंग दल से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाने के लिए चल रही है? इन सब सवालों का जवाब मैं प्रवीण जी से चाहूंगी। प्रवीण जी, क्या चाहेंगे आप? कांग्रेसियों का जो है आरोप है, उनका कहना है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए जो है इस मुद्दे को आप उछाल रहे हैं। सर्वप्रथम मां भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ मतारी को प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम, और हमारे साथी, हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ पत्रकार शशांक जी और हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आपके लोकप्रिय चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ। मैं तो कांग्रेस की मानसिकता को मैं सलाम करता हूँ और मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि उनका शीघ्र इलाज किया जाए। मानसिक रूप से बीमार है। आप कह रहे हैं कि पीएफआई और आप बजरंग दल को आप बैन करेंगे, या तो आपके पास अध्ययन की कमी है। पहले ही पीएफआई बैन है, आपको जानकारी नहीं है, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि आप पीएफआई को बैन करेंगे। कुछ तो अध्ययन कर लेते आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हो, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में आपने मैनिफेस्टो जारी किया बिना कुछ सोचे समझे, वहां भी आप जारी कर रहे हैं। एक संस्था जो ऑलरेडी बैन्ड है उसे लेकर आप मैनिफेस्टो जारी में कहते हैं कि आप बैन करेंगे। दूसरा, पहली जो मेरी बात है उसमें चाहूंगा कि पूरी हो जाए। इनकी मानसिकता केवल और केवल हिंदू विरोधी है। आप बताइए, बजरंग दल का कौन सा कार्यकर्ता अपराधी घोषित हुआ है? मैं पूछ रहा हूं उनसे, बताइए कौन सा कार्यकर्ता अपराधी घोषित हुआ है? क्या पीएफआई की तरह हमारे किसी कार्यकर्ता, बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने यहाँ पर पार्लियामेंट पर बम फेंके? बताइए कौन से एंटी नेशनल या कौन से किसी भी लॉ ऑर्डर को खराब करने वाली स्थिति में अपराधी दोषित हुए? मैं पूछना चाहूंगा इनके माध्यम से। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पहले से ही सर्वप्रथम ये लोग जो है पीएफआई को संरक्षण देने का प्रयास करते आए और करते आएंगे। ये तो केवल केवल इनकी जो मैनिफेस्टो में केवल केवल बजरंग दल के माध्यम से पीएफआई को बैलेंस करने के लिए जोड़ा गया है। ये चाहते थे केवल केवल बजरंग दल का नाम ले, लेकिन बजरंग दल का नाम के साथ साथ पीएफआई का नाम केवल केवल बैलेंस करने की बात की गई है। भाई आपके पुराने का आप समय से देख लीजिए, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार को इन्होंने विरोध किया, अनेकों गतिविधि को ले लीजिए आप, केवल और केवल हिंदी विरोधी और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि जिस चीज को आपने मैनिफेस्टो में लिखा है उस बैन को करने का आपके पास अधिकार ही नहीं है। आपके पास अधिकार ही नहीं बैन करने का, और आप कहते हैं कि आप बैन करेंगे। बताइए, मैं जो पूछना चाहूंगा, आप क्या किसी राज्य के पास किसी संस्था को बैन करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। तो आपने ये विषय को अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्यों? ध्रुवीकरण तो आप कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते हैं, आपके पास का विषय नहीं है। और रही बात यहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो आपका लिखा हुआ मैनिफेस्टो है, शराबबंदी, ऐसे अनेक विषय हैं, उस पर आप बताइए। ये तो आपकी सरकार यहाँ पर है ना, आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। क्या कहेंगे आप? अधिकार को लेकर बात हो रही है, इनका कहना है कि अधिकार ही नहीं है और मैनिफेस्टो में लिख दे रहे हैं आप। क्या कहेंगे जावेद? देखिए, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। अगर राज्य में कोई भी अराजकता फैलाएगा तो उसे रोकने का कार्य राज्य सरकार करेगी। बिल्कुल निश्चित ही केंद्र सरकार की अनुशंसा उसमें लगती है, और अगर केंद्र सरकार अगर उस स्थिति में यदि कोई राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है और उसकी अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र को करती है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं करती, यहाँ पर क्यों नहीं? समय आएगा तो बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि अब आपका चेहरा धीरे धीरे उजागर हो रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप कह सकते हैं जावेद जी कि समय आएगा और ऐसी चीजें सामने निकल कर आएंगी?
आप उसके बाद में अभी जो घटना घटी हो गई है कि आप हिंदी विरोधी हैं। आप उसकी ले लीजिए। बजरंग बली के जगदलपुर नाम में पर जिस बजरंग तरह दल से को आप बैन करने का प्रयास करते हैं, हिंदी विरोधी शुरू से रहे हैं आप। आपको एक चीज बोलता हूं, जब आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना बंद करिए जावेद जी, ध्रुवीकरण की राजनीति करना बंद करिए। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं बचा तो केवल और केवल राम के नाम पर राजनीति करना। और तो आप हनुमान जी को नहीं छोड़े। मैं तो आपको आईना दिखाना चाहूंगा कि 2007 में आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि जी काल्पनिक चरित्र हैं। बताइए क्या हमारे श्री राम जी काल्पनिक हैं? बताइए नाम, क्या यही हिम्मत आप किसी और धर्म के देवी देवताओं पर बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? आप पूछना चाहता हूं आपसे मैं। हर तरह की बात यहाँ पर। अरे मैं पूछता हूं आपसे, क्या किसी और धर्म के सम्मानित देवी देवताओं पर आप ये टिप्पणी करना चाहेंगे? हिम्मत है आपकी? बताइए, आपकी पार्टी की हिम्मत है क्या? बताइए। अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहते हैं कि श्री राम, सीता, हनुमान जी और वाल्मीकि काल्पनिक चरित्र है। मैं चुनौती देकर पूछता हूं आपसे, बताइए कि क्या किसी और धर्म के सम्मानित देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणी का आपके पास हिम्मत है? बताइए। जी प्रवीण जी, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। लगातार आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि आप भी जो है एक दल का समर्थन करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, हिंदुओं का ही समर्थन करते हैं और दूसरे जो लोग हैं उन्हें भूल जाते हैं। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने बजरंग दल पर बैन लगाया है, बजरंग बली पर नहीं। तो बीजेपी इसको इतना क्यों उठा रही है? मुद्दा बीजेपी अपने संगठन लेवल पर क्यों लेके जा रही है? देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं हमारे सम्मानित प्रवक्ता जावेद जी से, बिना बजरंग दल कौन सा ऐसा इंटरनेशनल काम कर दिया? कौन से आतंकवादी वाले काम में संलिप्त हुए हैं? अरे भैया, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि बजरंग दल के प्रवक्ता है? आप अगर बजरंग दल के कार्यों पर अगर बैन लगाने की बात की जा रही है तो आप भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रहे हैं? बताइए। आप पीएफआई की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? बताइए। पिछले महीने 10 तारीख को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। बजरंग कुछ भी नहीं है, करने को कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी करेंगे आप लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई 2 धर्मों के खिलाफ कि उनके साथ में आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मौजूद रहे। अब आप बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या आप वो जो दो धर्मों के खिलाफ प्रतिज्ञा ली गई है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप रखेंगे? बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं आपके केंद्रीय नेतृत्व के बहुत बड़े नेता ने 2007 में ही एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। छोटे मोटे कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि श्री राम जी, मां सीता, हनुमान जी, वाल्मीकि काल्पनिक किरदार है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए। आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं पूछ रहा हूं, बताइए। पूरे हिंदुओं की आस्था के विषय में आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या श्री राम जी काल्पनिक किरदार है? बताइए ना। आपकी आवाज यहाँ पर नहीं आ पा रही है। अरे बताइए, क्या श्री राम जी काल्पनिक किरदार है? बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं और आप यहां पर राम राज्य की बात करते हैं। बताइए, आपने क्यों हलफनामा दिया ऐसा? आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। इनकी बोलती तो इंटरनेट नहीं बंद कर दिया है, क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास। प्रवीण जी, हम सुन लेते हैं कि जावेद जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आपने शुरू से धर्म की राजनीति की, आपने गौ माता के नाम पे राजनीति की। अच्छा, चलिए गौ हत्या पर आता हूं। मैं आता हूं। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी के दिन पर इंदिरा गांधी जी ने 5000 नागा साधुओं की हत्या करवा दी। गौरक्षा की बात आप करते हैं? शर्म आनी चाहिए। गोपाष्टमी के पावन दिन पर 7 नवंबर 1966 को 5000 नागा साधुओं की आपने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि गोरक्षा की मांग कर रहे थे। आपके आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं। अरे शर्म करिए। दूसरा, आपके देखिए यहाँ पर एक मां दुर्गा की प्रतिमा पर प्रियंका गांधी जी की फोटो लगा दिया जाता है। आप उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे? अभी तक कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी की तस्वीर लगा दी जाती है हमारे देवी देवताओं के ऊपर। बताइए कब आपने आपत्ति किया? कुल मिलाकर यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि प्रवीण जी का कहना है कि लगातार कांग्रेस जो है हिंदुओं को ही टारगेट बनाती है। इंदिरा गांधी जी ने 5000 नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। शशांक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? है ना जावेद जी, प्रवीण जी, मैं आपसे कहूंगी 2 मिनट हम जो है शशांक जी का भी रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। शशांक जी, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में तो इतना पोलराइजेशन है नहीं, मुस्लिम बहुल इलाका है नहीं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है नहीं, तो ऐसे में आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? प्रवीण जी, हम थोड़ा शशांक जी को सुन ले। जावेद जी, थोड़ा शशांक जी को सुन ले, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। जी शशांक जी, बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। आप क्या प्रश्न? हेलो शशांक जी, अब मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ,
अब आ रही है, शशांक अब आ जी, रही है। पूरा मुद्दा जो है आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से है जो राजनीति गरमाई है। जब से बजरंग दल को लेकर बैन की बात हुई है, पूरे देश की राजनीति यहाँ पर गरमा गई है। अगर हम इसे छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र नहीं है छत्तीसगढ़, यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम है। तो इस पूरे मुद्दे का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या प्रभाव आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय होना भी नहीं चाहिए। जी आप ये बताइए, हम जितने भी चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में हम वादा किस चीज के लिए करते हैं? हम विकास के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। भाई, देश की सुरक्षा करना, समाज की सुरक्षा करना, व्यक्ति के जान माल की रक्षा करना, ये क्या कोई चुनावी एजेंडा हो सकता है क्या? जी किसी भी निर्वाचित सरकार की सबसे महती जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हमारी सीमा की रक्षा करना है और राज्य सरकारों की आम नागरिक के जान माल की रक्षा करनी है। जी अब अगर ये जान माल की रक्षा के जो भी दोषी होंगे उसको निपटने के लिए हमारे देश में दो बड़े साहित्य है। पूरा देश जो है संविधान से चलता है और समाज के लिए कानून की व्यवस्था है, और ये कानून की व्यवस्था और संविधान को चलाना ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि किसी संकल्प पत्र या किसी चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को डालने का क्या आशय था, कांग्रेस पार्टी की किस तरह की समझ थी। ये मेरी मतलब इतने लंबे समय मैं राजनीति को देख रहा हूँ 30 वर्षों से, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा प्रश्न आपने छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पूछा है। छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है, हम इसको भारत का हृदय कहते हैं, और भारत के हृदय जो है ना, हमारी जो सनातन इतने साल की परंपरा है उसमें हम सबको स्वीकार करते हैं। ये सबको स्वीकार करने की अगर कोई भावना है और इस बात को किसी दुनिया को सीखनी चाहिए तो छत्तीसगढ़ से सीखनी चाहिए। हमारे प्रदेश में आज तक कभी संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई संघर्ष नहीं हुआ। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में इस तरह की बातों का उठना, देखिए अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मुझे लगता है कि हम किसी संगठन पर विचार करते हैं ना, तो उसमें कुछ घटनाओं को सामने रखकर पूरे संगठन पर विचार नहीं करना चाहिए। कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उस घटना में कोई संगठन का व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब आप गठन को ही पूरे की पूरे आरोपित करें, मुझे लगता है ये देखने का नजरिया ठीक नहीं है। क्योंकि बार बार वो जम्मू वाली जो घटना है वो मैं आज सवेरे से टीवी चैनल पे देख रहा हूँ, कोई एक बार बार उदाहरण आ रहा है। हो सकता है कि उसमें शामिल हो बजरंग दल के लोग, लेकिन आप पूरे संगठन को आप उसमें शामिल नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात जो है, बजरंग दल के साथ जो पीआईसी की तुलना की गई है पीएफआई की, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से की गई है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी मुद्दे की उनको जरूरत थी। मैं तो ऐसा मान रहा था कि एक तरफा कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बन रही है, जिस तरह के वहां से इनपुट आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे ने जिस प्रकार से वहां के राजनीतिक गलियारे में जो गर्मी पैदा की है, इसका क्या असर होगा मैं नहीं कहता, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक शांति का टापू है, यहाँ भाईचारा सद्भावना बहुत अच्छा है, यहाँ इस तरह की कोई बात ना अभी है ना भविष्य में होने वाली है। इससे छत्तीसगढ़ की चिंता मत करिए। मुझे लगता है कांग्रेस को कर्नाटक की चिंता जरूर करनी चाहिए। और इस तरह देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अस्मिता जी, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी ना, तो उस करारी हार के लिए उन्होंने एक समिति बनाई थी, एक के एंटनी समिति, और एक के एंटनी समिति की रिपोर्ट आप इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक परसेप्शन समाज में चला गया है कि कांग्रेस पार्टी प्रो माइनॉरिटी और एंटी मेजॉरिटी है। ये एक के एंटनी साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो कांग्रेस की जो छोटी छोटी गलतियां करती है ना, उनके सलाहकार कौन है मैं नहीं जानता, किस उद्देश्य से किया गया ये भी नहीं जानता, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। और इस तरह की चीजों से कांग्रेस पार्टी जैसी जब राष्ट्रीय पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है, हम सब उसका सम्मान करते। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं, तो भारत की राजनीतिक संस्कृति है। उस संस्कृति को इस तरह की बातों को सामने लाने से बचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आज जो भी दुनिया भारत से हो रहा है राजनीति में, वो कांग्रेस की पिछलग्गुई होके हो रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो उसके साथ आपको लड़ती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि ये एक गैर
जरूरी विषय था जिसको लाया गया, और छत्तीसगढ़ को लेकर मैं बड़ा आश्वस्त हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं होने वाली। जी बिल्कुल, देखा भी जा रहा है कि लोग इस मुद्दे पे इतना ध्यान नहीं देते, मगर जब सियासत में ऐसे मुद्दे आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़मीनी लेवल पर भी जो है इसका परिणाम देखने को मिलता है। कई सारे मुद्दे ऐसे बाहर निकल कर आते हैं। जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है स्मिता जी, हर राज्य का अपना परिप्रेक्ष्य होता है, उस परिप्रेक्ष्य पर मैनिफेस्टो बनते हैं। आज कर्नाटक की स्थिति जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए कर्नाटक में जिस तरह के हालात बनाए गए, जिस तरह से सिर्फ एक तरफा कार्रवाई लगातार की गई, उसे देखते हुए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो एक तरफा कार्रवाई की बात यहाँ पर हो रही है तो दूसरे संगठनों की बात क्यों नहीं की गई? हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? यही सवाल है बड़ा। जावेद जी, देखिए, पीएफआई की बात कांग्रेस ने की है। अब ये कह रहे हैं कि बिना पढ़े हुए आए हैं। पीएफआई तो पहले से बैन है, पर लेकिन पीएफआई पर बैन सिर्फ 5 साल के लिए। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में अगर बैन की बात कर रही है कैसे तो बैन कर दोगे आप? पूरी तरह की बैन की बात कर रही है। ऐसे कोई संगठन भारत की जो संरचना है उसको खंडित करने का कार्य करे, किसी भी संगठन, कोई भी संस्था बैन करेंगे, उसका भारत देश में कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ये मानती है। दूसरी बात, मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति पर भूपेश बघेल जी ने साफ कह दिया है। मैं आपके साथी जो वरिष्ठ पत्रकार है उनकी बात से इस बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। छत्तीसगढ़ ने सबको अपना मान करके समेट के रखा है। पर लेकिन कुछ दिनों से अगर वरिष्ठ पत्रकार जी ध्यान दे तो उनके पता चलेगा, जिस तरह से कवर्धा की घटना हुई, जिस तरह से नारायणपुर की घटना हुई, जिस तरह से कोंडागांव की घटना हुई, जिस तरह से जगदलपुर की घटना हुई, जिस तरह से बीरगांव की घटना हुई, उससे राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए किस तरह से इन संस्थाओं का, इन संगठनों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे भी वह मना नहीं कर सकते उस जी। बात। चलिए प्रवीण जी, क्या कहेंगे आप? कहना है इनका, जावेद जी का, कि अगर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चीजें होगी तो छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर जो है बात उठाई जाएगी। देखिए स्मिता जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि पहले खुद थोड़ा अध्ययन करके आते कि 2015 में ही कांग्रेस सरकार ने पीएफआई पर 175 केस वापस लिए हैं। तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है कि आप अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि आप पीएफआई पर बैन लगाओगे, एक संस्था जो ऑलरेडी बैन है, और आपने पूर्व में वहां पर 175 केस हटाए हैं। तो कैसी मानसिकता है आपकी भाई, बताइए मुझे आप। दूसरा, मेरा अवसर है ना जवाब जी, बीच में मत बोलिएगा। अफजल गुरु की हत्या पर आंसू आपने बहाए थे। एक आतंकवादी की मृत्यु पर जब फांसी होती है न्याय संगत, तब आप उस पर आप जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आंसू बहाते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र नहीं तो है क्या है? और एक संगठन जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त नहीं है, उस पर आप बैन लगाने का प्रयास करते हैं। मैं तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी की बात को कोट करता हूं। ए के एंटनी जी कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी कि वो प्रो माइनॉरिटी है और एंटी मेजोरिटी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ए के एंटनी बड़े कांग्रेसी नेता। और भाई मैं तो बताना चाहूंगा कि ए के एंटनी जी के ही सुपुत्र वर्तमान में भाजपा में आए हैं, तो कुछ उन्होंने समझा होगा उनके सुपुत्र ने। ये कहीं संज्ञान पहले ले लेते तो ये कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। चलिए प्रवीण जी, कांग्रेस समय के अभाव के चलते चर्चा हमें यही खत्म करनी होगी, लिहाजा ये तो मुद्दा है और इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। अलग अलग बातें जो है सामने निकल कर आएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो चर्चा की हमने कर्नाटक के मुद्दे पर, जिससे जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि इस मुद्दे का छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी क्या असर पड़ता है। क्या चुनावी साल में ये मुद्दा गरमाएगा या फिर ऐसे ही जो है टल जाएगा। चलिए इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।